हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जिसके अंदर है रसल क्रो, जिन्होंने एंथनी मिलर का किरदार निभाया है। इस मूवी का नाम है द एग्जॉर्सिज्म और हाल ही में ही मैंने एक्सप्लेन किया है एक काफी इंटरेस्टिंग मूवी को जिसका नाम है सैटर्न सेटलमेंट। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। और एग्जॉर्सिज्म मूवी के अंदर एक काफी बढ़िया और बेहतरीन फिल्म के बारे में बात करी गई है, उसको ही बेस बनाकर ये मूवी बनाई गई है। तो काइंड ऑफ कह सकते हो कि सच्ची घटना से इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। बाकी उस मूवी का नाम तो आपको खुद ही गेस करना पड़ेगा, आप एक्सप्लेनेशन के दौरान ही उसको समझ जाओगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है फिल्म सिटी में बने हुए एक हॉरर मूवी सेट से, जहां पर हम देखते हैं एक एक्टर को जो कि अपने प्रीस्ट के रोल के लिए रिहर्सल्स कर रहा था। वो आदमी उस सेट वाले हॉरर हाउस में जाता है और उस ऑनगोइंग हॉरर मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि वहां पर एक सिंगल मदर की बेटी को एक भयानक डीमन ने पोजेशन में ले रखा है और प्रीस्ट को उसका ही एग्जॉर्सिज्म करना है, जिसके अंदर उसकी जान को पूरा खतरा है। और अब मैं यहाँ पर आपको इस मूवी का नाम नहीं बताऊंगा कि किसकी शूटिंग चल रही थी, लेकिन इस मूवी के अंदर इसका नाम जॉर्ज टाउन प्रोजेक्ट रखा गया था। और अगर आप सच्चे हॉरर फैन हो तो आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि यहाँ पर किस कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी की शूटिंग चल रही होगी। हालांकि अगर आप नहीं बता पाएंगे तो एंड में तो मैं आपको बता ही दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब वो आदमी अपने आगे की लाइंस बोलता है और सेट को पूरा देखता है, लेकिन तभी अचानक से ही सेट पर हलचल शुरू हो जाती है और वहाँ के बेडरूम जहाँ पर मेन हॉरर एग्जॉर्सिज्म वाले सीन शूट होने थे, वहाँ पर भी हलचल चालू हो जाती है। हम बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को फील कर पाते हैं और तभी कोई फोर्स इस एक्टर का गला चोक करके उसे खत्म कर देती है, जिसके साथ ये सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं ली मिलर को, जो कि अपने फादर एंथनी मिलर के पास आई हुई थी, जिसे अभी स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। अब हम इन दोनों की कहानी जान लेते हैं। तो असल में एंथनी एक फेल्ड एक्टर है जो कि नशे की लत में पड़ गया था, जिसने अपने परिवार का कभी ध्यान नहीं रखा। उसकी बीवी को कैंसर हो गया था, जिसकी मृत्यु 2 साल पहले ही हो गई। और ली और उसके बीच काफी तनाव है, उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इनफैक्ट उसकी बेटी उसका नाम लेती है, उसको पिता नहीं बुलाती, और वो चाहता है कि उसकी बेटी उसे एक बार डैड बुलाए, लेकिन फिलहाल उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। अब एंथनी को उसी मूवी का रोल ऑफर होता है जिसके अंदर उसे वही प्रीस्ट वाला रोल करना था, जिसके एक्टर को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसको एक अदृश्य शक्ति ने मार डाला। हालांकि अभी ये बात किसी को नहीं पता कि वो मारा कैसे गया था। सबको यही लगता है कि वो डिप्रेशन में था और इसी वजह से ये सब हो गया। अब इस ऑफर को मिलते ही एंथनी चर्च में जाता है, जहां पर वो कन्फेशन करता है कि उसने नशे में पड़कर अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा। एंथनी और उसकी बेटी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और उसकी बीवी कैंसर से खत्म हो गई थी। वो गॉड में भी यकीन खोता गया था। हालांकि एंथनी की जिंदगी की कई सारी ऐसी हॉरर लेयर्स हैं जो कि आगे खुलती जाएंगी। खैर, अब वो यहाँ पर कन्फेशन में आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि अब वो सही रास्ते पर चलना चाहता है, खुद को सुकून, अपनी जा चुकी पत्नी की आत्मा को शांति और अपनी बेटी को एक अच्छा भविष्य और प्राउड फील करवाना चाहता है। अब अगले सीन में वो ली के साथ होता है, जहाँ पर ये दोनों ही थोड़ी बहुत बात करते हैं और ली उसकी रिहर्सल्स के अंदर हेल्प करने लगती है और मूवी के अंदर उसके साथ उसकी पीए ज्वाइन हो जाती है। खैर, इसके बाद ये दोनों ही मूवी सेट पर थे, जहां पर एक सीन शुरू होता है और एंथनी को विक्टिम की मदर लिन से बात करनी थी कि वो इस डार्कनेस से पहले भी सामना कर चुका है और वो डेविल से नहीं लड़ सकता, उसकी बेटी को नहीं बचा सकता और ये सारी बातें। अब डायरेक्टर उससे कहता है कि उसको अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को और डीप ले जाना पड़ेगा और अपने बैड एक्सपीरियंसेस को बाहर लाना पड़ेगा, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करे। अब वो बताता है कि उसकी बीवी की 2 साल पहले मौत हुई और उसके बाद वो 2 साल तक रिहैब में रहा क्योंकि वो ड्रिंक और ड्रग्स करता था। उसको एडिक्शन बहुत ही भयानक हो गई थी, जहां पर वो इन सब से बाहर आने की कोशिश करता रहा। और अभी उसकी 16 साल की बेटी ली है उसके साथ है, जिसे उसने अब कोई भी सुख नहीं दिया और अब वो कोशिश कर रहा है कि उनके बीच में चीजें ठीक हो जाएं और वो उसको एक अच्छी जिंदगी दे पाए। खैर, अब वो आगे ये बताता है कि जब वो बच्चा था तो 5 साल कॉन्वेंट में रहा था, जहां पर कुछ तो गलत हुआ और ये न्यूज बाहर भी आई थी कि वहां के फादर्स बच्चों के साथ गलत हरकत किया करते थे। अब वो यहाँ पर ज्यादा कुछ तो शेयर नहीं करता और ये कहता है कि शायद वो मूवी के लिए सही चॉइस नहीं होगा, लेकिन डायरेक्टर उससे मास रिक्रिएशन के लिए बोलता है और जब वो बोलता है तो डायरेक्टर उसे रिकॉर्ड भी कर रहा था और वो एंथनी को अपनी मूवी के लिए चुन लेता है, फाइनली उसे साइन कर लेता है। अब मूवी की प्री प्रोडक्शन पार्टी में सभी लोग मिलते हैं, जहां पर ली मूवी की मेन लीड ब्लेक हॉलोवे से भी मिलती है और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करती हैं, जिनके बीच दोस्ती हो गई थी। अब अगले सीन में वो दोनों मूवी सेट पर मिलती हैं, जहां पर थोड़ी बहुत बात करते हैं। ब्लेक ली को सेट टूर कराती है और प्रॉप्स दिखाती है, जहां पर ब्लेक और एंथनी की रोबोटिक
फेक डॉल्स भी रखी हुई थी जो कि आगे शूटिंग में काम आती। लेकिन होता यह है कि ब्लेक वाली जो डॉल होती है वो मैल फंक्शन करके स्पार्क्स को क्रिएट करने लगती है। अब वो दोनों फाइनली कोल्ड रूम में जाती हैं और रास्ते में ली बताती है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसने प्रिंसिपल की कार के ऊपर लाल पेंट फेंक दिया। अब यहाँ वो कोल्ड रूम में उस बेडरूम का सेट देखती हैं जहाँ पर मेन पोजेशन और एग्जॉर्सिज्म वाले सीन्स शूट होने थे और यहाँ पर उन्हें काफी अजीब सी वाइब्स आती हैं, अलग वाइब्स आती हैं। साथ ही साथ यही वो रूम होता है जहाँ से पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हुई थी जिसने की स्टार्टिंग वाले सीन में उस एक्टर की जान ले ली थी। अब असल में एंथनी यहाँ पर फादर आर्लिंगटन के रोल को प्ले करने वाले थे जिसके लिए वो रेडी होता है और मूवी सेट पर एक रियल लाइफ प्रीस्ट फादर कॉनर भी रहेंगे जो कि वहाँ पर एज अ कंसल्टेंट रहने वाले थे जो कि सब कुछ मॉनिटर करेंगे। अब एंथनी उनसे थोड़ी बहुत बात करके अपने पहले सीन के लिए रेडी होता है और अचानक से उसकी नाक से खून आने लगता है जिसको वो फिलहाल इग्नोर कर देता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था शायद उसके ड्रग एडिक्शन या फिर दवाइयों के कारण से ऐसा हुआ होगा। और यहाँ पर पहला सीन काफी अच्छे से शूट हो जाता है जब फादर आर्लिंगटन मिसेस लिन से मिलने उनके घर आते हैं जो कि एक आइकॉनिक सीन था उस मूवी का जिसके बारे में आप मुझे बताओगे। खैर अब रात को ली घर पर थी जो कि ब्लेक की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेकआउट कर रही थी कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है तो वो बाहर जाकर चेक करती है तो हॉल का दरवाजा लॉक हो रखा था। अब वो वापस आने लगती है तो किचन के नलके से पानी लीक कर रहा था, उसकी आवाज उसको आ रही थी लेकिन अचानक से ही उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है जो कि पहले लॉक था लेकिन अब वो खुल चुका था। वो चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता लेकिन जब वापस आती है तो उसे हॉलवे में उसका पिता एंथनी मिलता है जो कि असल में स्लीप वॉकिंग कर रहा था और तभी वो उसको जगाती है तो वो एक पल के लिए ब्लैकआउट होकर घबरा सा जाता है जिसको वो संभालती है। और फिलहाल ये दोनों इस चीज को नॉर्मल लेते हुए इसको सिर्फ स्ट्रेस समझते हैं क्योंकि आज का दिन उनके लिए काफी हेक्टिक था और काफी बड़ा भी था। अब आ जाता है शूट का दूसरा दिन और यहाँ पर टोनी को एज फादर आर्लिंगटन अपने को स्टार जो कि जूनियर पार्टनर प्रीस्ट होने वाले थे उनसे बात करनी थी जहाँ पर वो ये कहते हैं कि वो इस एग्जॉर्सिज्म को नहीं कर सकते, डेविल और इस पोजेशन से नहीं लड़ सकते, लेकिन उनका जूनियर जो उनको मनाता है उनकी फेथ को रिस्टोर और स्ट्रॉन्ग करता है। और यहाँ पर ये खाली एक्ट चल रहा है और अब तक तो यहाँ पर ट्रू हॉरर फैन समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सी मूवी की शूटिंग चालू है और अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो आप अभी हॉरर में बच्चे हो। खैर अब एंथनी ज्यादा अच्छे से चीजें पुल ऑफ नहीं कर पा रहा था तो डायरेक्टर उसको समझाता है कि उसे अंदर से अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को बाहर लाना है, उनसे ही असली एक्ट ट्रिगर हो पाएगा, वो सही से डिलीवरी कर पाएगा। और ये बताकर डायरेक्टर जाने लगते हैं कि तभी उसके जस्ट पास एक बड़ी सी लाइट गिर जाती है। थोड़ी हलचल होती है लेकिन सभी लोग इसको एक टेक्निकल ग्लिच समझकर अपने काम पर लग जाते हैं। अब एंथनी अपने डायलॉग प्रैक्टिस के लिए जाता है लेकिन उसकी जो बुकलेट होती है वो बिगड़ी हुई थी, उसके ऊपर अजीब सी बातें लिखी थी, ड्राइंग्स भी बनी हुई थी और उस पर डेविल की पिक्चर्स के साथ ये लिखा था कि वो जानता है कि उससे एंथनी को बचाया नहीं जा सकता। अब किससे नहीं बचाया जा सकता, कैसे नहीं बचाया जा सकता, ये हमको अभी नहीं पता है। साथ ही साथ उसके ड्रॉर के अंदर एक होली क्रूसीफिक्स भी था और इस होली क्रूसीफिक्स को हम उसके बचपन वाले फ्लैशबैक में भी देखते हैं जब वो फादर चेम्बर में रात को अकेला जाता है और वहां पर उसके साथ कुछ गलत, भयानक और डरावना हुआ था। और अब ये सब क्या है इसके बारे में हमको आगे जानने को मिलेगा। अब अगले सीन में वो घर पर था और ली से बात कर रहा था जहां पर वो ये कहती है कि उसे दिक्कत कहां पर आ रही है, वो डायलॉग्स को डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहा। तो वो कहता है कि उसे एग्जॉर्सिज्म के राइट्स एज इन डायलॉग्स रीड करने में दिक्कत है, जिस पर वो ये कहती है कि इसका मतलब उसका उन पर फेथ नहीं है तो उसे उन पर यकीन करना होगा, जिसके चलते वो उसको इजीली पुल ऑफ कर लेगा, जिस पर यहाँ पर एंथनी भी एग्री करता है। अब जैसे ही एंथनी खड़ा होता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो अपने रूम में चला जाता है ताकि वो थोड़ा सा आराम कर पाए। लेकिन ली नोटिस करती है कि वो अजीब सा बर्ताव कर रहा है और वो बेसमेंट में चला गया था, अपने रूम में नहीं गया था। जहाँ पर वो उसके पीछे जाती है तो वहाँ पर वो वही राइट्स को चैंट कर रहा होता है और वो उन्हें रिकॉर्ड भी करती है, लेकिन उसका फोन नीचे गिर जाता है जिसके साथ ही हलचल शुरू हो गई थी। खैर अब बेसमेंट के अंदर जाने पर उसे वहां पर नेकेड एंथनी शावर के नीचे दिखाई देता है, जो कि वहीं पर पी भी कर देता है और उसकी ओर एक झटके में उसके सामने आ जाता है जिसकी आंखें सफेद हो गई थी और वो एक डेविलिश वाली स्माइल करते हुए बहुत ही तेजी से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर भी इविल नजरों से उसे एकटक देखता रहता है, जिससे कि यहाँ पर ली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब तभी वो होश में आकर शावर लेने जाता है और पीछे से उसकी बेटी चिल्लाती है कि उसने अभी अभी मेडिसिन चेंज करी हैं तो ये उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, तो वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाए। लेकिन हम उसकी बॉडी पर अजीब से जख्मों को देख पाते हैं जो कि शॉकिंगली अपने आप गायब भी हो गए थे। अब आ जाता है 11th डे ऑफ शूट, जहां पर एंथनी की टेस्ट फुटेज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और क्रू को दिखाई जाती है, लेकिन किसी को भी उसकी एक्टिंग में जान नजर नहीं आ रही थी और ये देखकर ली काफी अपसेट हो जाती है
यहाँ पर फादर कॉनर भी थे जो कि उससे बात करते हैं कि क्या उसे मूवी में चल रही चीजों पर यकीन भी है या फिर नहीं। तो वो कहती है कि पहले नहीं था, लेकिन अब वो कुछ कह नहीं सकती। वो रात को अब ब्लेक के साथ थोड़ा सा टाइम बिताती है और उसमें थोड़ी इन्वेस्टेड भी हो रखी होती है। वहीं पर हम एंथनी को भी देख पाते हैं जो कि अब फिर से ड्रिंक करने लगा था और काफी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। खैर अब रात को ली घर आती है तो उसे अंधेरे में बैठा हुआ एंथनी मिलता है जो कि खून से लथपथ था और वो उसे देखकर ये कहती है कि उसने फिर से सब शुरू कर दिया है और वो गुस्सा हो जाती है, उस पर चिल्लाती है, जिस पर एंथनी कहता है कि उसे अभी भी वो सब चीजें यानी कि वो सब ट्रॉमा दिखता है और इसलिए वो सोता ही नहीं है, सो ही नहीं पाता क्योंकि वो उसे फेस नहीं करना चाहता। जिस पर वो कहती है कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है और वो जो चाहे वो करे, वो उसके साथ नहीं रह सकती। इस पर सडनली वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसके गुस्से के इम्पैक्ट से इतनी तेज हलचल होती है कि पूरे रूम के अंदर रखे हुए ग्लास टूट जाते हैं और अब अचानक से वो खड़ा हो जाता है और अपनी ईविल आइज के साथ चलता हुआ अपनी बेटी के पास आता है और कहता है कि वो कहाँ जाएगी। उसके पास में स्कूल नहीं है, माँ नहीं है और उसके पास सिर्फ वही है यानी कि उसका पिता। जिस पर यहाँ पर ली काफी डर जाती है और गुस्से से ये कहती है कि वो उससे दूर रहे और ये बात ली ने आज भी उसका नाम लेकर ही बोली थी। जिस पर गुस्से में आकर एंथनी ये कहता है कि उसका नाम एंथनी नहीं है बल्कि वो उसे पिता कहकर बुलाए और इस बार वो सिर्फ एक ही लाइन कहता है, वो भी अपनी भारी ईविल आवाज में, जो कि उसकी बेटी के दिल को दहला देने के लिए काफी होती है। वो क्लियरली बोलता है कि उसका नाम एंथनी नहीं है और हम समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा था। यानी कि यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा था कि उसके अंदर किसी न किसी डीमन या फिर कुछ ना कुछ उसको हो चुका है। खैर अब आ जाता है 15वां दिन शूट का, जहाँ पर हम देखते हैं एंथनी को जो कि अपनी वैनिटी में बैठा हुआ था। उसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी और इससे ली बहुत ही ज्यादा परेशान है। साथ ही साथ एंथनी उससे इमोशनल कॉन्वर्सेशन करता है कि वो उससे दूर चली जाए, वो उसे हर्ट नहीं कर सकता, ऐसे नहीं देख सकता, जिससे कि वो और इमोशनल हो जाती है। अब अगले सीन में वो और ब्लेक फादर कॉनर के पास जाते हैं और उन्हें वो एंथनी की रिसेंट कंडीशन के बारे में बताती हैं। साथ ही साथ ये कहती हैं कि अब वो रातों को लैटिन में चैंट करता है, जो कि उसने रिकॉर्ड भी किया है, जो कि वो फादर को सुनाती है। वो बताते हैं कि एंथनी यहाँ पर डीमन, मॉलॉफ या फिर मोलक के अराइवल की बात कर रहे हैं। उसके लिए अपने बच्चे के सैक्रिफाइस की भी बात हो रही है और ये सुनकर ली और ब्लेक बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और मैंने ऑलरेडी मॉलॉफ या फिर मोलक नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसके अंदर इस डीमन के बारे में और भी विस्तार से बताया गया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा, जाकर देखना, काफी बढ़िया मूवी है। खैर फादर कॉनर उनसे ये कहते हैं कि वो अपने घर चली जाए और वो डीमन, मॉलॉफ और डेविल के बारे में थोड़ी सी और रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उसके पिता मूवी के अंदर ज्यादा ही इन्वेस्टेड हो गए होंगे। खैर अब रात को एंथनी अपने घर पर सो रहा होता है और वहीं फादर डेविल के बारे में पढ़ने लगते हैं, लेकिन अब हम एंथनी को अजीब तरह से हिलता हुआ देखते हैं, तड़पते हुए और रिएक्ट करते देखते हैं। वहीं फादर के पास भी हलचल होना शुरू हो गई थी, जिन्हें काफी अजीब सी ईविल सी एनर्जी फील होती है, जिससे कि वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसी बीच हम एंथनी का बचपन देखते हैं, जहाँ पर वो फादर के रूम में गया था और फादर ने उसके साथ गलत हरकत करी थी, उसको अब्यूज किया था। अगले दिन मूवी सेट पर वो अपना एग्जॉर्सिज्म वाला सीन शूट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर पजेस्ड ब्लेक, जो कि व्हाइट ड्रेस में बेड पर होती है, उनको कर्स करती है, गंदी गंदी बातें बोलती है। और ये सीन तो हमने देखा ही है, अगर नहीं बताया हो तो अब बता दो कि कहां पर देखा है। खैर अब एंथनी अभी भी यहाँ पर सीन को सही से पुल ऑफ नहीं कर पा रहा था, तो डायरेक्टर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो अपने बचपन के ट्रॉमा को याद करे, उससे कुछ बाहर लेकर आए। लेकिन सडनली वो चेंज सा होकर स्टेयर्स पर हाथ पीटते हुए नीचे आता है। अचानक से उसकी बॉडी अकड़ने लगती है, उसकी आंखें सफेद हो जाती है, चेहरा भी इविल हो गया था। और जब ली उसे रोकती है तो वो उसे भारी आवाज में कहता है कि वो एंथनी नहीं है और खट 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 अपना सर टेबल पर मारने लगता है, जिसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। और अब वहां पर फिर से हलचल होना और लाइट्स का फ्लिकर होना चालू हो गया था। अगले सीन में डायरेक्टर जो से बात करता है कि वो एंथनी के रोल को रिप्लेस कर दे, जिस पर वो मान जाता है। लेकिन रात को जब वो रिहर्सल्स कर रहा होता है तो वहां पर इविल एंथनी आकर उसकी आंखों में कांच डालकर उसे बुरी तरह से खत्म कर डालता है। अब अगले सीन में वो घर पर था, जिसे ली दवाई देती है और वो उसकी हालत से बहुत ही परेशान थी। और यहाँ पर ब्लेक भी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि जो की मौत की वजह से अब मूवी बंद हो गई है। अब आज की रात ब्लेक ली के साथ ही रुकती है और वो दोनों ही इंटीमेट होने लगती हैं। लेकिन इसी बीच पजेस्ड हुआ एंथनी उन पर हमला करता है और उन्हें इंटीमेट होने के लिए बोलता है, लेकिन वो लोग उससे जैसे तैसे खुद को बचाती हैं और वो विंडो से नीचे जंप कर देता है, लेकिन नीचे नहीं गिरता, कहीं गायब हो जाता है। ली अब फादर कॉनर को बुलाती है, जो कि कंफर्म करते हैं कि उसके पिता पोजेशन में हैं। और अब वो, ली और ब्लेक मूवी सेट पर जाते हैं, क्योंकि एंथनी उनको वहीं मिलने वाला था, क्योंकि इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। यानी कि यहाँ पर ब्लेक और ली दोनों ही लेस्बियंस होती हैं।
या फिर ये कहें कि उन दोनों के मन में ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स उमड़ गई थी। खैर फादर उनका एग्जॉर्सिज्म करने के लिए कोल्ड रूम में जाते हैं, जहाँ पर सडनली ब्लेक गायब हो जाती है, जिसको ढूंढते हुए ली भी कोल्ड रूम में पहुंच गई थी। तो यहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता और फादर कॉनर की बाइबल दूर पड़ी हुई थी। वो उसे उठाती है और अब वहाँ पर पजेस्ड हुआ एंथनी प्रकट हो जाता है, जिसको देखकर वो सीधा प्रेयर्स ही करने लगती है। लेकिन शॉकिंगली वो उसके साथ प्रेयर्स रीड करते हुए ये कहता है कि वो सब सदियों से सुनता आ रहा है और अब उस पर इन सब का कोई असर नहीं होता। वो उससे कहती है कि वो एंथनी को छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर जो उसके अंदर डीमन होता है यानी कि मोलक होता है, लेकिन डीमन ये कहता है कि उसे वो चाहिए, जिस पर यहाँ पर ली कहती है कि वो उसे मार रहा है। तो डीमन साफ बोलता है कि एंथनी तो सालों से अंदर से मरा हुआ ही है। अब वो उस पर हमला करता है, लेकिन उसके हाथ में होली क्रूसीफिक्स था, जो कि वो उसके सर पर लगा देती है, जिससे कि वो बर्न होकर उसे ड्रॉप कर देता है। और यहाँ पर फादर कॉनर और ब्लेक भी मौजूद थे, जो कि पैरालाइज्ड हो रखे थे, लेकिन वो भी अब होश में आ जाते हैं, यानी कि डीमन का असर यहाँ पर हुआ था, लेकिन क्रूसीफिक्स लगने की वजह से शक्ति थोड़ी सी कम हो गई। अब यहाँ पर फादर कॉनर खुद से ही गिव अप करके डीमन से ये कहते हैं कि वो एंथनी के शरीर को छोड़कर उसका शरीर ले ले, और डीमन को तो गॉड के सर्वेंट की बॉडी मिले, इससे बेहतर क्या हो सकता था। उसको तो मॉक करने में मजा आता है, तो वो उसकी बॉडी को पोजेशन में ले लेता है। और तभी हम एंथनी का बचपन देखते हैं, तो असल में उसे बचपन में अब्यूज किया जाता था और फादर उसके सर पर उल्टा क्रॉस बनाया करते, मतलब कि वहां पर डेविल वर्शिपिंग हुआ करती थी। और अगर किसी को समझ में नहीं आया है कि यहाँ पर मोलॉफ ने उसको ही क्यों टारगेट किया, उसको क्यों पजेस किया, तो मोलॉफ एक चाइल्ड सैक्रिफाइस वाला डीमन होता है और वो चाइल्ड ट्रॉमा को ही टारगेट करता है, ऐसे बच्चों को ही पोजेशन में लेता है, और चाहे ये बच्चे रहें या फिर कितने भी बड़े हो जाएं, बेसिकली ये ट्रॉमा को टारगेट करता था। और एंथनी के मन में ये ट्रॉमा स्टार्टिंग से आज तक था। खैर फादर कॉनर के शरीर के अंदर मोलॉफ एंथनी पर हमला करता है, लेकिन एंथनी अब फाइनली प्रेयर्स करते हुए उसके सर पर होली क्रूसीफिक्स टैप कर देता है, जिससे कि डीमन जलकर राख हो जाता है। यानी कि यहाँ पर एंथनी ने अपने अंदर के ट्रॉमा को खत्म कर दिया था। लेकिन हम जानते हैं कि ईविल इतनी आसानी से कभी नहीं मरता। अब मूवी के एंडिंग सीन्स के अंदर हम एंथनी और ली को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी जिंदगी को सही करने में लगे हुए थे, और एंथनी ने अब रेगुलरली चर्च जाना शुरू कर दिया था। वहीं अब ली इसी हादसे के ऊपर एक मूवी को लिख रही होती है, यानी कि अब वो लोग इससे भी पैसा कमाने वाले थे। और जैसा कि मैंने कहा कि मोलॉफ डीमन इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ऐसे बच्चे रहेंगे, ऐसा अब्यूज रहेगा, जिसके अंदर ऐसा ट्रॉमा रहेगा, तो मोलॉफ डीमन बार बार आता रहेगा। और बूम, इसी के साथ में द एग्जॉर्सिज्म मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रसल क्रोए की द एग्जॉर्सिज्म मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो, इस मूवी के अंदर जिस मूवी की शूटिंग चल रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि द मोस्ट फेमस कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी द एग्जॉर्सिस्ट होती है। जी हाँ, अब देखो ऐसा माना गया था या फिर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था कि जो एग्जॉर्सिस्ट का सेट था वो असल में हॉन्टेड माना गया था। वहां पर कई सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी, तो उसको ही लेकर एक मूवी बनाई गई है। मतलब अगर देखा जाए तो पोजेशन मूवी के अंदर एक और पोजेशन वाली कहानी चल रही थी, जिसके ऊपर अब एंथनी की बेटी ली एक और पोजेशन वाली यानी कि एग्जॉर्सिज्म वाली मूवी बनाने वाली है। मतलब मूवी के अंदर मूवी और फिर उसके अंदर एक और मूवी, पूरा मतलब इंसेप्शन वाला वर्ल्ड बना दिया इन्होंने। अब देखो, क्रिटिक्स की तरफ से इसको इस साल की वन ऑफ द वर्स्ट हॉरर मूवीज में से बताया जा रहा है। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये मूवी वर्स्ट लगती है या फिर ठीक ठाक लगती है या फिर अच्छी लगती है। तो देखो, मेरी पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात करी जाए तो देखो, यहाँ पर ये करना तो काफी कुछ अच्छा चाह रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन मेरे हिसाब से मूवी बिल्कुल घटिया तो नहीं थी, एक बार तो देखी जा ही सकती है। मतलब मेरे हिसाब से ये मूवी एवरेज है, बहुत ही बढ़िया नहीं है और बहुत ही घटिया भी नहीं है, क्योंकि मैंने इससे भी काफी घटिया मूवीज ऑलरेडी देख रखी हैं। लेकिन ये है कि हाँ, इस मूवी के अंदर पोटेंशियल काफी था। द एग्जॉर्सिस्ट के नाम को लेकर यहाँ पर काफी कुछ बढ़िया करा जा सकता था, लेकिन वो यहाँ पर कर नहीं पाए। बाकी तो यहाँ पर समझाने के लिए और कुछ है ही नहीं। और बात रही मोलॉफ या फिर मोलक डीमन की, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक मूवी के अंदर बता रखा है, आप वहां पर जाकर पूरी डिटेल देख सकते हो, क्योंकि फिर से बार बार एक ही चीज को बताना बोरिंग हो जाता है आप सबके लिए भी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। बाकी अगर आपके फिर भी कुछ सवाल हैं, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अभी मैं थोड़ी देर में कुछ घंटों में एक बहुत ही बढ़िया मूवी को लेकर आने वाला हूँ, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, और वो वाकई में सच्ची घटना है, उसके सबूत भी मैं आपको दूंगा। तो उसके लिए वेट करना, थोड़ी देर बाद ही वो वीडियो भी आ जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए